जय हिंद दोस्तों। जैसा कि पीछे फिगर में आप लोग देख ही रहे हैं, भारतीय, नेपाली और चीनी। आज इन्हीं से संबंधित किसी मुद्दे विशेष पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले आप लोगों का इस डे नाइट एकेडमी में स्वागत है और उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। पिछले अंकों की तरह हमारे साथ आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए पॉलिटी विशेषज्ञ आए हैं, डॉक्टर IK चतुर्वेदी। उन्हीं के साथ में हम लोग इसके भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रदेशों पर चर्चा करेंगे कि विवाद का कारण क्या है और इसका समाधान क्या है। आइए दोस्तों, नमस्कार। तिवारी सर का आज इस परिचर्चा में जो हमको आपने बुलाया, इसके लिए मैं धन्यवाद दे रहा हूं। आज का जो टॉपिक रखा गया है, भारत नेपाल संबंध। दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत नेपाल संबंध इस समय जो है उसका जो पुराना हमारा संबंध रहा है वो थोड़ा सा प्रभावित सा लगता है। और इसके क्या कारण हैं? भारत के और हमारे जो है राजनैतिक संबंध भी मजबूत रहे हैं, सांस्कृतिक संबंध, आर्थिक संबंध भी मजबूत रहे हैं। हम लगभग सभी प्रकार के संबंधों, सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग बातचीत करते हैं। सबसे पहले इसके एक परिचय के बारे में। दोस्तों, ये मैप हमारे सामने है और इस मैप में अगर हम देख रहे हैं नेपाल, तो नेपाल की स्थिति यहाँ से लेकर के ये इसमें दिख रही है मैप में, और ये जो है नेपाल है, भारत के उत्तर में है ये। और इसके फिर उत्तर में, इस नेपाल के उत्तर में तिब्बत है, जो आजकल चीन के हिस्से में है। कभी यह स्वायत्त हुआ करता था और भारत की एक चूक की वजह से संभवतः ये जो है चीन में चला गया। और फिर इधर अगर हम पश्चिम सीमा की बात करेंगे तो पश्चिम में हमारे भारत का जो उत्तराखंड राज्य है ये स्थित है। अगर हम दक्षिण की बात करेंगे तो दक्षिण में ये जो हिस्सा है ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से इसकी बाउंड्री टच होती है। और अगर हम दक्षिण की बात, इधर जो है नीचे दक्षिण की बात करते हैं पूरब की तरफ, तो पूरब में ये बिहार का हिस्सा है। और फिर इधर जो है थोड़ा सा पश्चिम बंगाल से टच होते हुए और ये सिक्किम का राज्य पड़ता है। तो ये 4 राज्य ऐसे हैं जो हमारी सीमा की बाउंड्री नेपाल से टच करते हैं। दोस्तों, ये भी यहाँ पर क्लियर होना जरूरी है कि यहाँ से यहाँ तक की अगर हम लंबाई की बात करें तो ये 1700 किलोमीटर के आसपास में है। और ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है जो पूरी तरह 1751 किलोमीटर की जो सीमा है, ये सीमा रेखा जो टच करती है, इसमें जो 4 राज्य हैं, सिक्किम, ये जो बिहार, उत्तर प्रदेश और ये जो है उत्तराखंड, ये 4 बड़े राज्य हैं। और एक छोटी सी सीमा जो है पश्चिम बंगाल से भी इसके टच होती है। अगर राज्यों की हम बात करें तो 5 राज्य हैं, लेकिन प्रमुख 4 राज्य हैं जो नेपाल की सीमा से टच होते हैं। अब इसके बाद हम थोड़ा सा बात करते हैं भारत नेपाल के संबंध के बारे में। हम थोड़ा सांस्कृतिक संबंध के बारे में आपसे चर्चा करते हैं तिवारी सर से। उसके बाद में हम इसके राजनीतिक संबंधों और वर्तमान विवाद की चर्चा करेंगे। तो तिवारी सर, आप थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे इस पर, जो है सांस्कृतिक संबंधों के बारे में, भारत के साथ कैसे संबंध रहे हैं। हम थोड़ा सा इसके ऐतिहासिक पक्ष को सर अगर पहले समझ लेते हैं तो मेरे ख्याल से वर्तमान मुद्दे तक आने में हमको आसानी होगी। और तब हमें ये आसानी से समझ में आएगा कि क्या हालात ऐसे पैदा हुए हैं, क्या धीरे धीरे ये हालात आए हैं यहाँ तक, या तुरंत ये हालात बने हैं। इन्हीं पे हम लोग देखते हैं। हम जानते हैं कि भारत और नेपाल का रोटी बेटी का रिश्ता रहा है। रोटी बेटी का रिश्ता रहा है। रोटी का मतलब तो ये आर्थिक क्षेत्र से निकल ही रहा है कि भारत जो है इनको इकोनॉमिक सपोर्ट करता है। अगर हम ये बेटी का रिश्ता देखते हैं सर, सांस्कृतिक रूप से बेटी का रिश्ता, तो बेटी का रिश्ता ये प्राचीन काल से ही भारत और नेपाल का रहा है। चाहे वो आप त्रेता युग के राम की बात कर लीजिए, श्री राम का विवाह अयोध्या के राजा थे, तो इनका विवाह नेपाल के जनकपुरी में हुआ था, जनक के पुत्री से। उसके बाद में जब हम आते हैं और अगर हम इधर बढ़ के आएँ तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भी नेपाल जो है भारत से जुड़ा रहा है। ऐसा कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य की माँ थी मूरा, वो उस समय नेपाल का एक गांव कह लीजिए, उसका नाम था पिप्पलवन। जी। पिप्पलवन, यहाँ पे मोर ज़्यादा रहते थे, तो इन्हीं के जमींदार की पुत्री थी। तो इस तरह से भी ये संबंधित थे। अगर हम और आगे बढ़ते हैं, 6वीं शताब्दी तक अगर हम आ जाएं, तो हम जानते हैं कि विश्व को शांति दिया बौद्ध धर्म ने, और महात्मा बुद्ध पैदा हुए थे नेपाल में। नेपाल के ये लुम्बिनी में पैदा हुए, तो जन्म स्थान तो इनका वहाँ पे है।
तपस्या ये भारत में किए, बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, पहला उपदेश भारत में दिए, और ये मरे तो इनका निर्वाण स्थल कुशीनगर भारत में ही बनाया गया। तो इस तरह से एक ऐसे ऐतिहासिक व्यक्ति के द्वारा भी भारत और नेपाल एक दूसरे से संस्कृति अपनी साझा करते रहे हैं। उसके बाद में गुप्त काल आता है। तो गुप्त काल में जब हम पढ़ते हैं तो लिच्छवी नरेश थे यहाँ के। एक लिच्छवी जो है, हम थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालते हैं नेपाल के आंतरिक भागों पर। तो नेपाल पहले जो है बहुत छोटे छोटे हिस्सों में टूटा हुआ था। यहाँ पे एक गणतंत्र था, लिच्छवी गणतंत्र, और उसी लिच्छवी गणतंत्र की कन्या थी जो है स्वामी महावीर की माँ, और महावीर पैदा हुए भारत में। तो ये भी रोटी बेटी का ही संबंध है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो सांस्कृतिक जुड़ाव, यानी चाहे वो हिंदू धर्म का हो और चाहे वो बौद्ध धर्म का हो, भारत और नेपाल जितना आपस में एक दूसरे से साझा करते हैं उतना शायद दुनिया का कोई भी देश भारत के साथ साझा नहीं करता है। अब इसके बाद अगर हम आगे की ओर बढ़ते हैं, मध्यकाल की तरफ अगर हम देखें तो मध्यकाल में भी भारत और नेपाल के बीच में विवाद की ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी थी कि यहाँ तक मामला पहुँच जाता। नेपाल के साथ जो है ठीक ठाक बर्ताव ही रहा है। अंग्रेजों के आगमन तक थोड़ा सा पहले अगर हम देखें तो बंगाल के नवाब थे, नवाब ना कह करके उनको सूबेदार कह लीजिए, मोहम्मद इलियास शाह। उन्होंने 17वीं शताब्दी के आसपास में नेपाल पर आक्रमण किया था और नेपाल के कुछ हिस्से को उन्होंने कब्जा कर लिया था। इतनी तक तो बात थी। जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने भारत को अपने साम्राज्यवाद के निशाना तो बनाया ही, और साथ साथ चूंकि नेपाल एक घाटी में स्थित उन्नत देश था, उनकी तरफ उनकी निगाह भी पहुंच गई। तो इस तरह से वो नेपाल के साथ जो है, नेपाल पर साम्राज्यवादी अपना वो थोपने के लिए जो है नेपाल से भी कुछ युद्ध किए गए। तो वो आधुनिक परिदृश्य में चला जाता है। यानी अगर हम सांस्कृतिक रूप से देखें तो भारत और नेपाल के बीच में ऐसा कुछ नहीं रहा है कि वर्तमान मुद्दे तक विवाद आ पाता। जी। तो जैसा कि तिवारी सर ने बताया कि भारत का इस नेपाल के साथ में लंबे समय से सांस्कृतिक संबंध अच्छे रहे हैं और रोटी बेटी का संबंध हमारा रहा है नेपाल के साथ में। और क्या कारण है कि आज वो संबंध प्रभावित हो रहा है, दांव पे लगा हुआ है, तो हम थोड़ा सा इसके जो है राजनीतिक पहलुओं पर चर्चा करते हुए फिर विवाद के कारण की मैं बात करूँगा। तो अगर हम जो है इसके राजनीतिक पहलू की बात करें तो हम जानते हैं कि हम जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए। उस समय जो है नेपाल एक ऐसा देश रहा है जो कभी गुलाम नहीं हुआ। ब्रिटिश सरकार के साथ में जो इसके संबंध थे वो भी ठीक ठाक ही थे लगभग। जो इंडो नेपाल युद्ध हुआ 1814 से 16 के बीच में, और जो सुगौली की संधि हुई, उस संधि के बाद में अगर हम भारत और नेपाल के संबंध को देखें तो लगभग ठीक ही रहा है। इस तरह की कोई जो है मेजर डिस्प्यूटेड चीज़ें नहीं आई जिसकी वजह से हम ये कह सकते हो कि भारत नेपाल के संबंध खराब रहे हैं। नेपाल हमेशा से भारत को एक बड़ा भाई और भारत हमेशा से नेपाल को एक छोटे भाई का दर्जा देते हुए और अपने संबंध को उसी रूप में आज तक लगभग बनाए हुए थे। अब देखना यह है कि नेपाल जो है किन वजहों से भारत से दूर होता जा रहा है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जब भारत देश आज़ाद हुआ तो आज़ाद भारत के बाद में वहाँ पर नेपाल में जो है राजशाही थी। राजशाही जो वहाँ की थी, उस राजशाही के दौरान 1950 में भारत के साथ में एक शांति और मैत्री संधि हुई, और उस संधि में भारत ने जो है एक तरफ से पूरे नेपाल को एक तरफा सहयोग करने की बात उसमें की। शांति और मैत्री संधि में बात कही गई थी कि भारत जो है, भारत में नेपाल पूरी तरह से आ जा सकता है, यहाँ के लोग आकर के हमारे यहाँ व्यवसाय कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। अगर हम अखिल भारतीय सेवाओं की बात करें तो अखिल भारतीय सेवाओं को छोड़ करके बाकी सेवाओं में हमारे यहाँ वो नौकरी कर सकते हैं। और ये भी जो है उस संधि में था कि नेपाल जब भी अपने रक्षा समझौतों की सुरक्षा की बात करेगा तो वो भारत पे जो है पूरी तरह से निर्भर करेगा, क्योंकि सेना भारत की होगी जो नेपाल की सुरक्षा करेगी। संधि में ये सब बातें रखी गई थी। तो फिर उस संधि के अनुसार हम लोगों ने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाया। लेकिन भारत जो है हमेशा से एक लोकतंत्र समर्थक देश रहा है और ये चाहता रहा है कि नेपाल में राजतंत्र की स्थापना तो हो, लेकिन वो संवैधानिक राजतंत्र हो। वहाँ पर जो है लोकतंत्र एक तरह से हो और संवैधानिक पद पर राजा केवल रहे, उसके हाथ में केवल नाम मात्र की शक्तियां रहें, वास्तविक शक्तियां लोकतंत्र में निहित हों।
राजशाही से निकल करके। तो भारत जो है चूंकि जब इस तरह का रिलेशन अपना एक स्टैंड क्लियर किया तो वहाँ की जो राजशाही थी वो थोड़ा सा भारत से चिढ़ने लगी। उसके बाद खैर संबंध को हम तेजी से आगे बढ़ाते हैं। एक समय ऐसा आता है 2008 के आसपास में, जब भारत जो है नेपाल में राजशाही समाप्त होती है, और राजशाही समाप्त होने के बाद में एक संविधान सभा गठित होती है। संविधान सभा का काम ये होता है कि नेपाल के लिए वो संविधान बनाएगी और लोकतंत्र की स्थापना करेगी। खैर जो है ये काम वो करती भी है। संविधान सभा वहाँ पर 2008 में गठित होती है, 15 में अपना जो है वो रिपोर्ट देती है और एक संविधान बना करके तैयार करती है। और उस 2015 के संविधान में एक तरह से एक जो संविधान बन करके आता है वो काफ़ी कुछ भारत से प्रेरित संविधान होता है, क्योंकि वहाँ पर एक तरह से संघीय राजतंत्र की संघीय लोकतंत्र की स्थापना हो जाती है। 7 राज्य हो जाते हैं जैसा कि भारत में है, और वहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था होती है। हिंदू राज्य जो कभी हुआ करता था वो जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य बन जाता है, धर्मनिरपेक्षता की स्थापना होती है। और इस तरह से, और ये भी ध्यान रखा जाता है कि जो नेपाल के जो ये पश्चिमी हिस्से उत्तरी हिस्से हैं, जो पठारी क्षेत्र थे और पहाड़ी क्षेत्र थे, और इधर के जो मैदानी दक्षिणी क्षेत्र हैं, इसको इस तरह से विभाजन राज्यों में किया जाता है कि ये जो विभाजन में 7 के 7 राज्य, सबको पहाड़ मिलता है, सबको तराई क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र मिलता है। मतलब विभाजन भी इस तरह का किया जाता है कि वहाँ पर किसी राज्य को ऐसा ना हो कि वो पहाड़ी राज्य कहलाए, या ऐसा ना हो कि वो मैदानी राज्य कहलाए। और इसलिए विभाजन किया जाता है कि कोई अहित ना होने पाए। और जो विवाद का कारण है, जो विवाद उठता है, वो इस वजह से उठता है कि जो इधर सीमावर्ती जो क्षेत्र है नेपाल का भारत के साथ में, इसमें जो है भारत के जो मधेसी जाति के जो लोग हैं, वो लोग इस लगभग 22 जिलों में नेपाल में निवास करते हैं। और ये जो मधेसी लोग होते हैं, ये एक तरह से नेपाली मूल के लोगों से सांस्कृतिक और धार्मिक और अन्य चीज़ों में थोड़ा सा डिफर करते हैं। वो भारत से, क्योंकि भारत मूल के हैं, वो भारतीय मूल होने के नाते वो जा करके सीमावर्ती इलाकों में बसे हैं। तो इनकी जो सभ्यता संस्कृति है, इनकी जो पहचान है, वो भारत के लोगों के साथ ज़्यादा मिलती है, नेपाली मूल के लोगों के साथ कम मिलती है। भारत जो है जब संविधान का निर्माण हो रहा था, तभी से नेपाल से अपेक्षा कर रहा था और आग्रह कर रहा था कि भाई ये जो मधेसी जनजाति के लोग हैं, इन लोगों को संविधान में उचित प्रतिनिधित्व मिले, उनका कोई नुकसान ना होने पाए। जब इनको उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा तो फिर भारत का नेपाल के साथ में किसी मुद्दे पर टकराहट नहीं होगा, क्योंकि इन जनजातियों को अगर किसी तरह की दिक्कत होगी तो ये लोग भारत की ही तरफ देखेंगे, क्योंकि भारत को कहीं ना कहीं इनसे इंटरनल इनका जुड़ाव है। तो फिर अब आप देखिए कि मधेसी जनजाति के लोग जो हैं, ये जो है किस तरह से इसमें जो है डिमांड करते हैं, ये मांग करते हैं कि इनको उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए संविधान में, ये मांग करते हैं कि सेना में भागीदारी दिया जाए, ये मांग करते हैं कि सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर उनको बैठाया जाए। और जब नेपाल का संविधान लागू होता है तो वहाँ पर एक बात जो है नहीं होती है, वहाँ पर ये होता है कि जो सर्वोच्च संवैधानिक पद होंगे, जैसे राष्ट्रपति के पद होंगे, प्रधानमंत्री के पद होंगे, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों के पद होंगे, ऐसे पद जो होंगे वो नेपाली मूल के लोगों को मिलेंगे, मधेसियों को नहीं मिलेंगे। तो मधेसी लोग जो है इसका विरोध करते हैं। फिर मधेसी को जो है थोड़ा सा समर्थन, भावनात्मक समर्थन भी भारत से मिलता है, और उसके प्रत्युत्तर में जो नेपाली मूल के लोग होते हैं उनका झुकाव पूरी तरह से चीन की तरफ होने लगता है। मतलब यह है कि वो स्वतः ही, कोई ऐसा कारण मुझे जो है प्रतीत नहीं होता, स्वतः ही ये मानने लगते हैं कि मधेसी का समर्थक भारत है, और जो नेपाली मूल के जो लोग हैं वो उनका वो विरोधी है, और इसलिए चीन को वो ज़्यादा करीबी मानने लगते हैं। सर शायद ये भी तो कारण रहा है कि ये भाग जो है 1857 के बाद में, 1816 में तो संधि हुई, 1857 की क्रांति के बाद में ये भाग शायद ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको लौटा दिया था। इसमें ऐसा होता है कि जब ये 1816 में जो सुगौली की संधि होती है,
तो सुगौली की संधि की अभी हम चर्चा करने वाले थे, लेकिन आपने पहले ही बात कर दिया, तो हम आपको थोड़ा सा इस पे ले जाना चाहेंगे। ये जो क्षेत्र था, जो आजकल उत्तराखंड है, कुमायूं क्षेत्र है, और ये जो गढ़वाल क्षेत्र है, ये क्षेत्र, और ये जो नेपाल का जो दक्षिण वाला जो क्षेत्र है, और थोड़ा सा क्षेत्र इधर आप सिक्किम के बगल में ले लीजिए, तो ये जो क्षेत्र था, यह भी क्षेत्र एक ऐसा समय था 1814 के पहले कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र नेपाल के कब्जे में था, और नेपाल एक विशाल राज्य था। इसकी जो सीमा थी, ये सीमा यहाँ से लेकर के मतलब गढ़वाल से लेकर के और इधर सिक्किम के बॉर्डर को टच करती थी। अगर हम बात करें तो ये सतलज से लेकर के, नदियों की बात करें तो सतलज से लेकर के, और ये जो है हम बता रहे थे कि सतलज से लेकर के तीस्ता नदी तक, अगर हम 1816 के सुगौली संधि की बात करें तो जो सीमा थी नेपाल की, वो सतलज से लेकर के तीस्ता तक फैली हुई थी, और जिसमें जो ये बॉर्डर लैंड है एक तरह से भारत का, जिसमें उत्तर प्रदेश का और बिहार का कुछ हिस्सा आ जाता है, ये हिस्सा भी एक तरह से नेपाल के कब्जे में था, और नेपाल एक विशाल राज्य था उस समय। फिर जब 1816 में अंग्रेजों के द्वारा 1814 से लेकर के 1816 के बीच में युद्ध हुआ, गोरखाओं में, इसमें जो नेपाल के गोरखा सैनिक थे, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई थी। उनसे अंग्रेज जो थे वो काफ़ी प्रभावित भी हो गए थे, और उसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा और डिटेल में, लेकिन गोरखा सैनिकों से प्रभावित होकर के उन्होंने ये सोचा कि नेपाल को हमें बनाए रखना है, और गोरखा सैनिकों से भी संबंध बनाए रखना है, ताकि गोरखा सैनिकों का लाभ हम अपने साम्राज्य के विस्तार में और जगहों पर उठा सकें। तो खैर मैं उतने डिटेल में नहीं जाऊंगा। 1816 में जब सुगौली की संधि हुई, तो उस संधि में जो नया बॉर्डर बना नेपाल का, जो सतलज से लेकर के तीस्ता तक फैला हुआ नेपाल था, उसको सिकुड़ जाना पड़ा, उसके बहुत सारे हिस्से को ले लिया गया। जैसे जो वर्तमान तराई क्षेत्र इस समय उत्तर प्रदेश में और बिहार में है, इस क्षेत्र को उन्होंने ले लिया, अवध क्षेत्र का भाग खाली हो गया, इधर से उन्होंने खाली करा लिया, और ये जो क्षेत्र था ये पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार के कब्जे में आ गया। और जो नई सीमा बनी, वो नई सीमा सुगौली की संधि में महाकाली नदी को बनाया गया। महाकाली जो था वो एक नई सीमा इधर से बन गई पश्चिम की तरफ से, यानी कुमायूं को, और फिर इसके बाद में जो क्षेत्र फैला हुआ था गढ़वाल क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र भी ले लिया गया। इधर की अगर हम बात करें, पूरब तरफ की बात करें, तो पूरब में इसकी सीमा पहले 1814 के पहले तीस्ता नदी तक थी, और युद्ध के बाद में सुगौली की संधि के माध्यम से जो हुआ इधर का, वो मेची नदी सीमा बनाई गई। लेकिन इधर के समझौते के लिए एक तरह से भूटान के साथ में एक और संधि की गई, और वो संधि थी तिल-तिलैया की संधि। ये तिल-तिलैया की संधि जो की गई, ये 1817 में की गई अलग से ब्रिटिश सरकार के साथ में। और फिर नेपाल की जो सीमा बनी, वो तीस्ता से हट करके मेची नदी बनाई गई, और इधर का जो क्षेत्र बीच का था, इस क्षेत्र को भी ब्रिटिश सरकार ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो ये जो है पुरानी सीमा थी, और पुरानी सीमा से फिर वर्तमान की सीमाएं बनी। तो ये सीमा विवाद की हम आपसे बातचीत कर रहे थे। और सीमा विवाद, अगर हम सीमाओं की बात करें, तो भारत से नेपाल की सीमा लगभग सीमा विवाद नहीं ही था। 1950 से लेकर के आज तक अगर हम देखें, तो सीमा को लेकर के भारत के बीच में ना तो कोई विशेष तनाव रहा है, और ना ही कोई इस तरह के विवादित मुद्दे रहे हैं जो मतलब आपस में सुलझाए ना जा सकें, या जिसको लेकर के दोनों के बीच में संबंधों में कोई प्रभाव पड़ा हो, कोई दरार पैदा हुई हो। तो मुझे नहीं लगता। जो वर्तमान जो दिक्कत है, वो मुझे लगता है इस वजह से है क्योंकि जो साम्यवादी लोग हैं, जो यहाँ पर केपी ओली जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, और फिर उनके जो समर्थक, और उनको जो उन्होंने जो है एक तरह से प्रचंड जी जो हैं, उन्होंने उनको समर्थन दे रखा है। तो ये लोग, इन लोगों की सत्ता है, ये लोग एक तरह से साम्यवादी भी हैं स्वयं, और चीन से काफ़ी जो है इनका संबंध अच्छा है, नज़दीकी संबंध है। तो चीन जो है इनको सपोर्ट करता है, और ये तो एक तरह से मतलब साम्यवादी प्रभाव की वजह से आप कह सकते हैं कि ये सीमा विवाद खड़ा हुआ है। क्योंकि
और सीमा विवाद किस बात को लेकर के है? ये काला पानी क्षेत्र को लेकर के है। ये काला पानी का एरिया अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर महाकाली नदी निकल रही है, और महाकाली नदी जो है इसका अगर उद्गम की हम बात करें तो इसका एक उद्गम जो नेपाल नए नक्शे में अपने जारी करके जो बता रहा है, ये यहाँ पर लिम्पियाधुरा एक स्थान है। लिम्पियाधुरा को वो इस महाकाली का उद्गम मानता है। दूसरा स्थान जो यहाँ पर है वो एक जो है लिपुलेख दर्रा है। इस दर्रे के पास में जो लिपुलेख दर्रा है, दर्रे के बाद में लिपुलेख गाद है। तो जो वर्तमान विवाद है, उस वर्तमान विवाद में ये काली नदी के उद्गम को लेकर के विवाद है। नेपाल 1816 की सुगौली संधि के बाद में ये मान रहा है कि जो हमारी पश्चिम की सीमा भारत के साथ में है वो महाकाली नदी है। सुगौली संधि में भारत भी उसको स्वीकार करता है, और भारत भी मानता है कि महाकाली नदी ही भारत नेपाल की एक तरह से ये पश्चिमी सीमा है। लेकिन भारत और नेपाल के बीच में जो विवाद पैदा होता है वो इस लगभग 300 इसको आप हम संपूर्ण काला पानी क्षेत्र इसको कहते हैं। भारत की सेनाएं यहाँ पर पहले से लगी हुई हैं। भारत एक जो है जो नया काम भारत ने किया है वो भारत ने किशनगंज क्षेत्र यहाँ पर है, इस क्षेत्र से और यहाँ तक कह लीजिए लिपुलेख तक एक जो है सड़क बनाई है। ये सड़क का निर्माण किया है। इस सड़क की लंबाई लगभग 80 किलोमीटर के आसपास में है। और ये जो सड़क क्यों बनाई है इसके पीछे भी एक कारण है। सड़क इसलिए बनाई है क्योंकि तो ये जो है यहाँ पर कैलाश मानसरोवर स्थित है तिब्बत में, जो इस समय चीन में है। यहाँ पर श्रद्धालु हमारे देश के यात्रा करते हैं, कैलाश मानसरोवर जाना चाहते हैं और हमेशा जाते भी हैं। और उसके लिए एकमात्र रास्ता ये है कि जो नाथुला दर्रा है सिक्किम और भूटान के पास में, ये जो नाथुला दर्रे से होकर के श्रद्धालु इसी रोड से होते हुए यहाँ कैलाश मानसरोवर तक पहुँचते हैं। हमारे पास में यहाँ जाने के लिए एक लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, और अगर हमें यहाँ से इस लिपुलेख दर्रे से होकर के हम सड़क मार्ग बना देते हैं तो फिर ये इसकी दूरी बहुत घट जाएगी, और काफ़ी जो है परिवहन की जो लागत आती है उसमें काफ़ी कमी आ जाएगी। भारत को इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो एक तो हमारी दूरी घट जाएगी, दूसरा ये हो जाएगा कि जब हम यहाँ पर रोड बना देंगे तो चीन से हमारा सीमा विवाद हमेशा चला करता है, आए दिन, वर्तमान में भी आप जान ही रहे हैं चल रहा है। तो ये जो सीमा विवाद चला करता है, ये सीमा विवाद अगर कहीं कुछ ऐसा होता है कि चीन हमारी सीमाओं का अतिक्रमण करने लगता है तो हम इससे नज़र भी यहाँ से रख सकेंगे। यानी ये जो है सुरक्षा की दृष्टि से भी आवश्यक है कि इस काला पानी क्षेत्र पे हमारा कब्जा रहे, जो कि पहले से चला आ रहा है। जब मई 2020 में, अभी एक महीना पहले लगभग, जब नेपाल नया मैप जारी करता है तो फिर इस काला पानी क्षेत्र को लगभग 370 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है इसको वो कहता है कि ये हमारा है, अपने मैप में उसको प्रदर्शित करता है। इस बात को भूल करके कि भारत के मैप में वो क्षेत्र ऑलरेडी से दिखाया जा रहा है, और नेपाल ने कभी उस क्षेत्र को अपने मैप में नहीं दिखाया है, नए सिरे से अचानक वो दिखा रहा है। और ये माओवादियों के प्रभाव में आकर के दिखा रहा है। बड़े भारी भरकम निवेश जो चीन ने कर रखा है यहाँ पर, उस निवेश का प्रभाव है, या जो केपी ओली और जो है प्रचंड जी जो वहाँ बैठे हुए हैं, चीनी समर्थक जो बैठे हुए हैं वहाँ पर, जिनके हाथ में सत्ता इस समय है, ये उनके प्रभाव में आकर के मुझे लगता है इस क्षेत्र को तूल दे रहे हैं, नया विवाद यहाँ पर खड़ा कर रहे हैं सीमा से संबंधित। तो इस क्षेत्र को, भारत की मजबूरी है कि इस क्षेत्र को वो नेपाल को नहीं दे सकता है, और अगर भारत अपनी सैनिक उपस्थिति यहाँ नहीं रखता है तो ये सुरक्षा की दृष्टि से उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो थोड़ा और स्पष्ट है, इसमें आप देखेंगे कि ये जो लिपुलेख है यहाँ पर, और ये जो है नेपाल की सीमा है, नेपाल की सीमा नीचे है, ये भारत की सीमा है, और ये क्षेत्र यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र को नेपाल इस समय अपना बता रहा है। अगर हम उद्गम की बात करें तो मैंने उद्गम की बात की है कि भारत महाकाली के उद्गम को
ये लिपुलेख मानता है, लिपुलेख को मानता है, लिपुलेख दर्रे के पास कुल मानता है। तो भारत ये कह रहा है कि हम यहाँ तक पहले से अपनी सेना को रखते हैं, अपना मैप हमारा यहाँ तक शो हो रहा है, नेपाल को कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, तो इस मैप को हम नेपाल के द्वारा जो नया प्रदर्शित मैप है इसको हम नहीं मानते, इसको खारिज किया। और खारिज करते हुए नेपाल के खिलाफ भारत ने एक तरह से व्यापार को भी निलंबित किया और ये संदेश देने का प्रयास किया कि आप एक नया विवाद पैदा कर रहे हो जिसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि हमारी सीमा यहाँ तक जाती है। नेपाल इस बात को ना मान करके अभी भी अपने जो है सीमा को यहाँ तक मानता है और इसी की वजह से ये विवाद का मुद्दा इस समय जोर पकड़े हुए है। ये लिम्पियाधुरा क्षेत्र है, ये कुंती क्षेत्र है, नाभी क्षेत्र है, गुंजी क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र ये भारत के कब्जे में पहले से रहा है, कहीं कोई कभी विवाद नहीं रहा है। ये क्षेत्र अगर पूरे की हम बात करें तो ये पूरा काला पानी क्षेत्र इसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो अगर हम इस मैप पर देखें नेपाल को, तो ये नेपाल का एरिया है और यहाँ का जो विवाद है काला पानी विवाद, अगर इस विवाद के प्रभाव की हम चर्चा करें तो इसका प्रभाव ये होगा कि नेपाल की स्थिति और ख़राब होती जाएगी और बदतर होती जाएगी। नेपाल इस बात को आज नहीं समझ रहा है, कल को उसको समझना पड़ेगा और उसे पुनर्विचार करना पड़ेगा। इस विवाद को उसे तूल नहीं देना चाहिए, क्योंकि नेपाल को ये बात पता होना चाहिए कि उसकी अर्थव्यवस्था जो है वो भारत पर टिकी हुई है। भले ही चीन बड़े पैमाने पर यहाँ निवेश कर रहा है, लेकिन चीन के जो निवेश करने का कारण है वो ये है कि वो नेपाल को किसी न किसी तरीके से एक जो है अपना उपनिवेश बनाना चाहता है और कालांतर में वो साम्राज्यवादी देश है तो उसको अपना जो है क्षेत्र बना सकता है। जैसे उसने तिब्बत को हड़प लिया, ऐसे नेपाल को हड़प भी सकता है। यह उसके दूरगामी जो है हित हो सकते हैं उसके। नेपाल को ये बात समझनी चाहिए कि भारत साम्राज्यवादी देश नहीं है। भारत कभी जो है अपने सीमा की विस्तार अपने पड़ोसियों के साथ नहीं करने में संलग्न है। तो पहली बात तो यह है कि भारत के साथ जब उसके रिश्ते मजबूत रहेंगे तो उसे जो है अखंड नेपाल जो है कभी प्रभावित नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि नेपाल की जो अर्थव्यवस्था है वो भारत के ऊपर पूरी तरह से निर्भर है, क्योंकि तमाम सारी लगभग 250 नदियाँ ऐसी हैं, लगभग 250 नदियाँ ऐसी हैं जो छोटी बड़ी, ये लगभग 250 नदियाँ ये सारी की सारी आकर के भारत में गिरती हैं। और क्षमता अगर नदियों की देखें, बिजली निर्माण क्षमता की अगर हम बात करें तो बिजली निर्माण की जो क्षमता है वो लगभग 83,000 मेगावाट बिजली हाइड्रो पावर जनरेट हो सकता है इन नदियों के माध्यम से, अगर भारत नेपाल की स्थिति मजबूत होती है। दूसरी बात यह है कि नेपाल से जो बंदरगाह है, जो हमारे यहाँ पर हल्दिया बंदरगाह कोलकाता में है या उड़ीसा में जो पारादीप बंदरगाह है, अन्य जो छोटे बंदरगाह हैं, इनके माध्यम से नेपाल को अन्य देशों से जो आयात होते हैं वो इसी बंदरगाह से होते जाते हैं। और क्यों होकर जाते हैं, क्यों आवश्यकता है, ये भी थोड़ा जानने की ज़रूरत है। इधर तिब्बत की तरफ बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पठार हैं, इधर से कोई ना तो जो है स्थल मार्ग है और ना ही कोई जल मार्ग है। फिर केवल एक ही रास्ता बचता है, हवाई मार्ग से ही इधर से सामान चीन दे सकता है। तो अगर वो हवाई मार्ग से कोई सामान की सप्लाई करता है तो मान लीजिए अगर वो डीजल देता है इनको, तो जो डीजल चीन में 50 रुपये लीटर होगा वो यहाँ आते आते 500 रुपये लीटर हो जाएगा। मतलब ये है कि उधर से सप्लाई नहीं कर सकता है, अगर उधर से सप्लाई करेगा भी तो इतनी महंगाई हो जाएगी कि फिर नेपाल के लोग उसको खरीदने में सक्षम ही नहीं हो पाएंगे। नेपाल वैसे भी गरीब देश है। तो फिर अब जब इधर से सप्लाई होती है, भारत से सप्लाई होती है, तो नेपाल के पास में जो सामान जाते हैं वो सस्ते पहुंच जाते हैं, ट्रांसपोर्ट कास्ट सस्ती पड़ती है। दूसरी बात यह है कि बांग्लादेश और नेपाल की जो सीमा है ये करीब 61 किलोमीटर सीमा है। ये 61 किलोमीटर सीमा, इस पर एक रोड बना रखा है और भारत ने इस रोड को एक दे रखा है कि वो बांग्लादेश से भी लेन देन वो कर सकता है। लेकिन बीच में भारत बैठा हुआ है, भारत इसको वॉच करता रहता है और वॉच करना आवश्यक भी है क्योंकि उसकी सीमा है। तो ये वॉच करता रहता है। इस सीमा को भी अगर वो चाहे तो रोक सकता है, तो बांग्लादेश से भी उसके संबंध समाप्त हो सकते हैं, क्योंकि एक समझौता के तहत दिया गया है और समझौता जब दोनों पक्ष राजी होते हैं तभी वो चीज़ चलता है। हाँ, तभी वो कायम रह सकती है, अन्यथा वो समझौता का कोई मतलब नहीं रह जाता है।
तो कहने का मतलब यह है कि नेपाल अगर इस काला पानी विवाद को तूल देता है तो फिर हमारे जो संबंध है उससे वो टूट जाएंगे और उसका दुष्परिणाम जितना भारत पर होगा उससे कहीं ज़्यादा इनको होगा। भारत को नुकसान क्या हो सकता है? भारत को नुकसान ये हो सकता है कि जो हमने बताया कि बिजली निर्माण के एक जो है बहुत बड़ी जो क्षमता है उससे भारत वंचित हो सकता है। भारत जो है, नेपाल एक बाजार रहा है हमेशा से, बहुत सारी चीज़ों की सप्लाई लगातार नेपाल वहाँ करता रहा है, तो वो जो सप्लाई है वो उसका नुकसान होगा। एक निर्यात जो है हमारा वो प्रभावित होगा। और दूसरी बात ये है कि चूँकि हमारी जो नेपाल से सीमा है ये सारी की सारी सीमाएं खुली हुई सीमा है, अभी भी नेपाल के साथ में हमारी कोई बाउंड्री नहीं है, कोई स्थायी रेखा नहीं है, तो फिर इन रेखाओं को भी हमको सुरक्षित रखने के लिए बाउंड्री बनानी पड़ता है। जी जी। और आपकी बात ये इसलिए भी सच हमको लग रही है क्योंकि नेपाल में जो यहाँ पे रहने वाले निवासी हैं, चाहे वो नेपाली मूल के हों चाहे जो मधेसी लोग हों, ये सारे लोगों में एक नई जागरूकता पैदा हो रही है। भारत के साथ चूंकि आर्थिक संबंध उनका निलंबित चल रहा है, इसलिए बहुत सारे लोग बेरोजगार हो रहे हैं। जो सीमावर्ती क्षेत्र के लोग थे वो आकर के भारत में काम करते थे, उन लोगों के ऊपर प्रतिबंध लग गया है, और जो भारत के लोग वहाँ जाते थे उनके ऊपर भी एक तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है। तो इस समय जो है एक रोष नेपाल के लोगों में यह है कि भारत के साथ अपने संबंध को आप क्यों बिगाड़ रहे हैं। एक वर्ग ऐसा नेपाल में पैदा हो चुका है जो ये कह रहा है लगातार, जो भारत समर्थक है, जो कह रहा है कि चीन हमको बर्बाद करेगा, आपको भारत के साथ संबंध को मजबूत रखना चाहिए और चीन के साथ हमारे जो है उस तरह के संबंध नहीं हो पाएंगे। इस बीच अभी हाल में ही खबर आई है कि कई क्षेत्रों पर इधर जो है चीन कब्जा भी कर रहा है नेपाल की भूमि को। कुछ गांव उसके जो है कब्जे हो रहे हैं। लगभग 11 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कुल मिलाकर के लगभग 50 एकड़ की जमीनें वो नेपाल की कब्जा भी कर चुका है। तो उसकी वजह से भी वहाँ के जो नेपाल के लोगों में जागरूकता फैल रही है कि भाई भारत हमारा शुभचिंतक है और नेपाल चीन उसका स्थान नहीं ले सकता है। दूसरी बात यह है कि जो चीन है, चीन जो निवेश कर रहा है उसका उद्देश्य कभी भी ये नहीं रहेगा कि नेपाल एक खुशहाल और स्थायी देश बने। वो केवल अपने हित में काम कर रहा है। उसको नेपाली नहीं दिख रहे हैं, उसको भारत दिख रहा है। वो भारत को टारगेट करके यहाँ पर योजनाएं बना रहा है। तो अभी जो है प्रचंड जी ने जनता के रुख को भांप करके और जो है ओली से इस्तीफा भी मांगा है। ओली जो है इस समय ऐसी स्थिति में है कि ना वो भारत से आंख मिला पा रहे हैं, ना वो जनता से आंख मिला पा रहे हैं, ना अपने समर्थक प्रचंड से आंख मिला रहे हैं, और चीन भी उनको जो है घुड़की दे रहा है। तो हमें लगता है कि ओली की स्थिति को देखते हुए और यहाँ की स्थिति को देखते हुए तुरंत नेपाल को पुनर्विचार करना चाहिए और पुनर्विचार करके इस जो विवादित क्षेत्र को है, इस मुद्दे को तूल नहीं देना चाहिए और इसको सुलझा देना चाहिए शांतिपूर्वक तरीके से। और भारत के हित को नेपाल जब अपना हित समझेगा तभी मुझे लगता है नेपाल सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो हम चाहते हैं आज की जो चर्चा है वो यहीं पर रोकी जाए और इसके बाद में अगर भारत नेपाल संबंध में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं या नकारात्मक परिवर्तन होते हैं तो हम लोग उसको देखेंगे और उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में भी चर्चा करेंगे। और जो भारत चीन का इस समय सीमा विवाद चल रहा है, उस सीमा विवाद पर भी हम लोग चाहेंगे कि आप किसी दिन जो है उस पर भी वीडियो इस तरह का अपलोड किया जाए, चर्चा की जाए, और वो हमारे छात्रों के लिए जो कंपटीशन में बैठ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी उपयोगी होगा। तो एक चर्चा इस दिन रखी जाएगी, नेक्स्ट वीडियो इसी पर अपलोड होगा। धन्यवाद।